Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamualaikum students, this is Dr. Abdul Tanzil and hope so all of you are fine and happy और अपनी MD-CAT की तैयारी में मसरूफ़ होंगे आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है और आज उस टेस्ट सेशन के जो सेकंड टेस्ट है उसकी डिस्कशन है। इससे पहले जो टेस्ट 1 हुआ था उसका सिलेबस हमारे पास था सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकेंड ईयर से, और फर्स्ट ईयर से हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स वाले टॉपिक्स को उठाया था और हमने उसका एक 68 MCQs मार्क्स का एक टेस्ट बनाया था जो कि गूगल फॉर्म पे हुआ था, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को हमने आपको ईमेल पे फॉरवर्ड किया था और उसकी डिस्कशन डिटेल मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके दी थी। आज हमारे पास टेस्ट 2 है, आज हम टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट 2 का सिलेबस हमारे पास नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है और फर्स्ट ईयर में से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है और साथ ही साथ हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज के इस टेस्ट के अंदर टोटल 74 MCQs है। हम हर एक MCQs को देखेंगे बारी बारी और देखेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि उसके अगर अंदर कोई लॉजिक या कोई ट्रिक छुपा हुआ है MCQs के पीछे तो उसे कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने MCQs की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला MCQs आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। वायरसेस यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फॉर ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। कह रहे हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। ऑप्शन ए है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है प्रोटीएज एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में आपने पढ़ा था कि जब भी बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया की सरफेस पे लैंड करता है तब एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम को रिलीज करता है, दैट इज लाइसोजाइम। और वो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है, जिसके बाद वो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंजेक्ट कर देता है किसकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो इस लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, दैट इज लाइसोजाइम। और आपको वैसे भी लाइसोजाइम्स के बारे के नाम से इंडिकेट हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि द वर्ड लाइसो का मीनिंग ही क्या होता है, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। तो लाइसोजाइम मतलब वो एंजाइम जो कि क्या करते होंगे, ब्रेक डाउन करते होंगे चीज़ों को, दैट आर कॉल्ड लाइसोजाइम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी लाइपेज के बारे में आप जानते हैं कि ये लिपिड्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। प्रोटीज के बारे में जानते हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। और न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो लाइसोजाइम इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है वायरल प्रोटीन्स एंड जीनोम इन होस्ट सेल्स आर असेंबल्ड एट। कह रहे हैं कि जो वायरस की प्रोटीन होती है और उसका जो जीनोम होता है वो होस्ट के सेल्स में कहाँ असेंबल्ड होते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि वायरसेस की डेफिनेशन के मुताबिक वायरसेस के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम जीनोम कहते हैं और दूसरा उसके ऊपर कैप्सिड होता है जिसे हम उसका प्रोटीन कोड कहते हैं। मतलब वायरसेस क्या होते हैं, प्रोटीन कोड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वायरसेस की प्रोटीन कोड है और जो उसका न्यूक्लिक एसिड है ये होस्ट के सेल्स में कहाँ बनता है। पहले तो इसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए। आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि वायरसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इन्हें किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि इनके पास अपना बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑपरेटस नहीं है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं है जिसकी मदद से ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कर सकें। तो इसीलिए ये जिस सेल्स पे अटैक करते हैं वो सेल्स की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये सेल्स के किस पार्ट के अंदर अपना जीनोम और अपना प्रोटीन कोड बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश रेफर्स टू रिमूवल और ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सिड। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इस चीज़ को प्रेजेंट करती है कि रिमूवल और ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सिड। ऑप्शन ए अनकॉटिंग, ऑप्शन बी असेंबली, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी मैच्योरेशन।
तो स्टूडेंट्स, जब आपने लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ा था, तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV में आपने ये टर्म पढ़ी थी अनकोटिंग की। तो स्टूडेंट, ये जो रिमूवल और ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सिड होता है, दैट टर्मिनोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड इज अनकोटिंग। ये जो टर्म है इसको अनकोटिंग कहते हैं, जिसके अंदर वायरसेस क्या करते हैं, अपने कैप्सिड को रिमूव करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज। कह रहे कि ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहली ज़िंदगी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए वायरियन, ऑप्शन बी वायरॉइड, ऑप्शन सी प्रायॉन्स एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ थी वो हमारे पास क्या थी? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। क्योंकि हमें पता है कि हमने ये बात पढ़ी हुई अपनी बुक्स के अंदर कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया था वो कौन आया था? बैक्टीरिया आया था। ये बात हमने कहाँ से एनालिसिस की? ये बात हमने इस तरह से एनालिसिस की थी कि जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, आर्कियोबैक्टीरिया, वो हमारे पास क्या करते थे? हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे, गर्म पानी के चश्मों में रहते थे, विच कैन टॉलरेट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये भी हम बात जानते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सन, ये सूरज का हिस्सा है। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज़ था, आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। तो इनिशियली जो इतने हॉट टेम्परेचर पे जो लाइफ सर्वाइव की थी वो बैक्टीरिया ने की थी। तो इस लिहाज से ऑप्शंस में वायरियन, ये तो वायरसेस है, वायरॉइड, ये भी वायरसेस है, प्रायॉन्स, ये भी वायरसेस है। तो ऑप्शन डी हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया कहीं पे लिखे नहीं हुए। अगर बैक्टीरिया या किसी प्रोकैरियोट का लिखा होता तो हम कहते हैं अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ वेरी स्टेबल and allows viruses to exist in water, air and the ground। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत स्टेबल है और अलाउ करता है वायरसेस को कि वो पानी में रहें, हवा में रहें, ज़मीन पे रहें। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है वायरसेस का जो कि उसे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए अलाउ करता है? ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोकैप्सिड्स, ऑप्शन सी टेल ऑफ वायरस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वायरसेस का जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड से मुराद उसका जीनोम और उसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन कोड है, उसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, दैट इज अ स्ट्रक्चर विच अलाउ the viruses to exist in different kind of environment, either is water, either is air and either is ground। तो इसलिए ऐसे जो ऑप्शन बी है that is more relevant and more appropriate। तो ऑप्शन बी is correct। क्वेश्चन नंबर 6 है, the complete mature and infectious particle of virus is known as। ये स्टूडेंट्स MCQs मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड MCQ है MDCAT का और बायोडाइवर्सिटी टॉपिक का वो यही है, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नाउन एज। ऑप्शंस क्या हैं? कैप्सिड्स, ऑप्शन बी वायरियन, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेज एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस है दैट इज कॉल्ड वायरियन। तो ये डेफिनेशन है वायरियन की, मतलब वायरस की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मॉलिक्यूल वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ रेट्रोवायरस। कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आप रेट्रोवायरस में एक्सपेक्ट नहीं करते? ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है, ट्रिक वाला सवाल है, ज़रा ध्यान से सुनना आपने स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है थायामीन, ऑप्शन सी है यूरासिल एंड ऑप्शन डी है गवानीन। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात तो जानते हैं क्लियरली कि जो रेटिनोवायरस है ये RNA वायरस होते हैं। अगर हम RNA वायरसेस की बात करें तो उनमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि RNA के अंदर थायामीन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक वायरस RNA वाला और एक वायरस उसका जीनोम RNA और उसके अंदर थायामीन एग्जिस्ट करे, बिकॉज इन द RNA देयर इज नो एनी नाइट्रोजनस बेस रिलेटेड टू थायामीन और थायामीन। तो इट्स मीन के थायामीन को हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे किसके अंदर? रेट्रोवायरस के अंदर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? RNA वायरसेस होते हैं। होप सो यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कैप्सिड। कह रहे कि इनमें से कौन से जो आपको ऑप्शंस गिवन दिए गए वो मेन फंक्शन है कैप्सिड्स के? ऑप्शन है डिटरमिन्स द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट genetic material from nuclease attack, option C both A and B and option D none of the above।
तो स्टूडेंट्स ये जो कैप्सिड होता है दिस इज अ प्रोटीन कोड विच सराउंड द न्यूक्लिक एसिड और जीनोम ऑफ द वायरसेस। तो स्टूडेंट्स जो कैप्सिड के मेन फंक्शंस है, ए वाला जो है डिटरमिन द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, ये भी है, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक, ये भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज बोथ ए एंड बी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा वाला है, सी है। क्योंकि जो कैप्सिड होता है ये एंटीजेनिसिटी भी डिटरमिन करता है किसी भी वायरस की, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट रेफर्स टू द फाइनल चेंजेस विद इन एन इमेच्योर वायरियन दैट रिजल्ट इन एन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल। कह रहे कि इन जो नीचे आपको टर्म्स दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जब जो डिस्क्राइब करती है कि वायरस जो है अब उसके अंदर फाइनल चेंजेस हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो इमेच्योर है बट उसके अंदर फाइनल चेंजेस सारी हो गई हैं जो उसके अंदर करना था, अब वो रेडी है मेच्योर होने के लिए। ऑप्शन ए असेंबली, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी कॉटिंग एंड ऑप्शन डी मैचुरेशन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं, हमने लाइफ साइकिल ऑफ HIV में पढ़ा था कि ये जो असेंबली होती है वायरसेस की दैट इज़ द फेज जिसके अंदर वायरस इमेच्योर होता है लेकिन उसके अंदर सारी फाइनल चेंजेस की जा रही होती है, उसके बाद वो मेच्योर होता है और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है असेंबली, दिस इज़ द एक्चुअल टर्म जो कि रेफर करती है किसको, फाइनल चेंजेस विद एन इमेच्योर वायरियन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10 है, फेज डीएनए, फेज डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए इज रेफर्ड एज। पहले तो इस टर्म को अपने अच्छे से समझना है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है जब वो अपने आप को होस्ट के मतलब बैक्टीरिया के डीएनए के साथ शामिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज है उसके दो लाइफ साइकिल है, एक लाइटिक साइकिल है और एक लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल में तो सिंपली क्या होता है कि फेज का डीएनए आता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल करता है, खुद को डिवाइड करता है एंड एट द एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल। लेकिन लाइसोजेनिक में आपने पढ़ा था कि जब फेज का डीएनए आता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लेकिन वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो उसी के डीएनए का पार्ट बन जाता है, और आपने इस टर्म को कहा था लाइसोजेनी, या आपने इसको एक और नाम दिया था दैट इज प्रोफेज। अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, T4 फेज, प्रोवायरस, प्रोफेज या बैक्टीरियोफेज। तो सुनो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर है दैट इज सी प्रोफेज। लेकिन एक बात और क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर, अगर यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया होता रेट्रोवायरस का या HIV वायरस का, कि HIV वायरस का जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो गया या उसने कंट्रोल कर लिया मशीनरी ऑफ द होस्ट डीएनए की, तो फिर आपने कहना था दैट आंसर इज प्रोवायरस। और रेट्रोवायरस के लिए जो टर्म होगी वो प्रोवायरस है और फेज के डीएनए के लिए जो टर्म है वो क्या है, प्रोफेज है। होप सो यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन न्यूक्लियस द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरल जीनोम इज कन्वर्टेड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय। कह रहे कि न्यूक्लियस के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का वायरस का जीनोम है उसे कन्वर्ट किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की में किसकी मदद से। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी सेल एंजाइम्स एंड ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपने बड़ा क्लियरली अपने माइंड में रखना है, जब भी हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो वी नीड ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेज, बट जब हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो वी नीड आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है, सो हमने डीएनए से ही डीएनए बनाना है, सो वी नीड डीएनए पॉलीमरेज। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए होगा डीएनए पॉलीमरेज ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। कह रहे कि जो ऐसे सेल्स जो कि HIV से इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब HIV जिन सेल्स पे अटैक करता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करता है, वो सेल्स कौन से हैं। ऑप्शन है T किलर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी T हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी T सप्रेसर लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी T मेमोरी लिम्फोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत क्लियरली बुक में मेंशन्ड है कि HIV जिन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं these cells are T helper lymphocytes। तो जो ऑप्शन बी हमारे पास है T helper lymphocyte
These are the types of white blood cells and majorly affected by HIV. तो हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी. कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फैसिलिटेट करता है HIV को कि वो एंटर हो जाए किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर. ऑप्शन ए लाइपोसोम्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स एंड ऑप्शन डी लिपोपॉलीसैकेराइड्स. तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन कोड होता है HIV का और उसके ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये HIV को फैसिलिटेट करती हैं कि ये ह्यूमन की बॉडी के जो सेल्स हैं उनके साथ अटैच हो सकें और उसके अंदर एंटर भी हो सके. तो ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वायरुलेंट. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है बट पता होना चाहिए क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आपको एड्स के बारे में स्टडी करने को कहा है, तो इसलिए आपको एड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर होना चाहिए. कह रहे कि इनमें से कौन सा HIV वायरुलेंट ज़्यादा है. ऑप्शन ए है HIV2, ऑप्शन बी है HIV1A, ऑप्शन सी है HIV1 एंड ऑप्शन डी है HIV2A. तो स्टूडेंट्स हमारे पास HIV1 है दैट इज़ द मोर वायरुलेंट. वायरुलेंट से मुराद होता है जो ख़तरनाक होता है. तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक फॉर्म ऑफ HIV है दैट इज़ HIV1, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, देयर इज़ नो वैक्सीन. कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट HIV. वट इज़ द पॉसिबल रीज़न ऑफ दिस. कह रहा है कि इसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है कि हमारे पास जो HIV है उसकी कोई हमारे पास क्या नहीं है, वैक्सीन नहीं है. ऑप्शन ए वायरस इज म्यूटेट रैपिडली, ऑप्शन बी वैक्सीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी वैक्सीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंज इन हाइजीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो वायरसेस होते हैं उनके अगेंस्ट हम इसलिए वैक्सीन नहीं बना पाते. ज़्यादातर वायरसेस के खिलाफ, HIV के खिलाफ तो बना ही नहीं पाते. उसकी वजह सुन लो क्या है. अब वैक्सीनेशन हम क्या करते हैं, आपको पता है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी स्पेसिफिक. हम एक स्पेसिफिक जो पैथोजन होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाते हैं. हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को डेवलप करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. ऐसे ही है. लेकिन अगर एक वायरस अपना जीनोम चेंज करता जाए रिपीटेडली, तो जब एक वायरस का जीनोम रिपीटेडली चेंज होता है तो हमें उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. जैसे आपने लास्ट ईयर कोविड सुना था. कोविड जो था कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, कोविड 4, इनका मतलब ये था कि ये कोविड के वेरिएंट्स हैं. कोविड के वेरिएंट से मुराद कि इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी जीन्स को चेंज किया, इन्होंने अपने आप को म्यूटेट किया हुआ है, जिसके बाद वो एक नया वायरस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसलिए जो HIV है ये भी अपने आप को बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है. म्यूटेट से मुराद कि ये अपने जीनोम को रैपिडली क्या करता है, चेंज करता है. जब ये अपने जीनोम को रैपिडली चेंज करता है तो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक HIV के अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनवाते हैं, तो वो दूसरा HIV बन के सामने आ जाता है हमारे पास. तो इसीलिए HIV की वैक्सीनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट करता है रैपिडली, अपना जीनोम काफ़ी तेज़ी से चेंज करता है. जब वो अपना जीनोम चेंज कर लेता है तो हमारी पहली वाली बनाई हुई एंटीबॉडीज़ क्या होती है, फजूल हो जाती हैं. तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 है, HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय. कह रहे हैं कि जो HIV है हेपेटाइटिस A वायरस, कह रहे हैं कि ये किसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है. ऑप्शन ए फीसिस, ऑप्शन बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी ब्लड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. तो स्टूडेंट्स जो HIV है हेपेटाइटिस A वायरस, इसके बारे में जो मोर स्पेसिफिकली कहा जाता है कि HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीसिस. मोर स्पेसिफिकली मैं अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा ए फीसिस. तो हम ये कह सकते हैं कि HIV इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीसिस, मतलब एक ऐसे पर्सन की फीसिस जिसको हेपेटाइटिस A वायरस है, डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने फीसिस के थ्रू क्या करेगा, और भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 है, पिग्स आर रिजर्वायर ऑफ. ये भी एक ऐसा MCQ है जो कि बहुत दफ़ा MD कैट के अंदर पूछा गया है, नम्स में पूछा गया है, तो इसलिए अपनी को ध्यान से देखना है. पिग्स के बारे में हम जानते हैं, कह रहे हैं कि जो पिग्स हैं ये किसके रिजर्वायर्स होते हैं. ऑप्शन ए HAV, ऑप्शन बी HBV, ऑप्शन सी HCV एंड ऑप्शन डी HEV. पिग्स जिसे हंजीर कहा गया. तो स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि जो हंजीर होता है ये रिजर्वायर होता है किसका, HEV का. हेपेटाइटिस E वायरस जो है
इट इज़ मोस्ट स्प्रेडेड थ्रू बाय ईटिंग पिग्स। इसलिए हमारे इस्लाम के अंदर इसको हराम करार दिया गया कि हम पिग्स नहीं खा सकते, क्योंकि इसके खाने से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और बहुत से एक इमोरल बिहेवियर्स का भी शिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ ट्यूमर्स इन ह्यूमंस। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए जो कि एसोसिएट है ट्यूमर्स मतलब कैंसर के साथ इन ह्यूमंस। ऑप्शन है HSV2, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी ऑनको वायरसेस एंड ऑप्शन डी पिकोमा वायरस। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी थी कि जो रेटेरो वायरस होते हैं इन्हें बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरस। अब हमने ये देखना है कि इन चारों में से रेटेरो वायरस क्या है, और अगर आपने ये भी बात पढ़ी थी कि रेटेरो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनको वायरसेस, एम आई राइट। तो रेटेरो वायरस को ऑनको वायरसेस भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। और ये बात आपको पता भी है कि ऑनकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑनकोलॉजी, मतलब जो कैंसर की स्टडी होती है उसको हम ऑनकोलॉजी बोलते हैं। तो इस लिहाज से भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये भी ट्यूमर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी ऑनको वायरस दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वायरस कॉजेज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। इसमें बच्चे अक्सर बड़ी गलती करते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि सेकंड मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस मतलब सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। तो स्टूडेंट ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि हेपेटाइटिस सी जो है ना ये मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, बट दिस इज नॉट। हेपेटाइटिस बी जो है दैट इज द मेजर फॉर्म ऑफ क्या हेपेटाइटिस। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हेपेटाइटिस की जो सबसे मेजर फॉर्म है दैट इज हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, द आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल वुड बी। अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे आ गए हैं। कह रहे कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इन अ टिपिकल प्लांट सेल वुड बी। टिपिकल प्लांट सेल किसने बात की? ऑप्शन ए प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन सी मिडल लैमेला एंड ऑप्शन डी सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अब मुझे पता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मिडल लैमेला से और प्राइमरी सेल वॉल से। स्टूडेंट्स अगर उसने टिपिकल सेल की बात की है ना, टिपिकल सेल मतलब एक इंडिविजुअल सेल, तो जब भी आप एक इंडिविजुअल सेल को देखोगे तो उसकी आउटर वॉल जो होगी वो प्राइमरी वॉल होगी। लेकिन अगर दो सेल्स आपको दिए गए और दो एडजेसेंट सेल्स हैं, तो उन जो दो एडजेसेंट जो कि दो जुड़े हुए सेल्स हैं, दो आपस में जुड़े हुए प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो सीमेंटिंग करता है मतलब इन दोनों को जो जोड़ के रखता है वो मिडल लैमेला है। फिर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट सेल्स हैं तो उनमें जो आउटर लेयर होगी दोनों की वो मिडल लैमेला ही होगी। लेकिन अगर एक टिपिकल सेल की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल सेल की बात करेंगे, उसे तो सीमेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। सो उसकी जो आउटर लेयर होगी दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडल लैमेला के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपने कि मिडल लैमेला क्या करता है, सीमेंटिंग करता है बिटवीन टू एडजस्टिंग वॉल्स, टू एडजस्टिंग सेल्स वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो इसलिए अगर वो टिपिकल की बात करेगा सो द आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच हैज़ हाई अफिनिटी फॉर वाटर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सेलुलोज एंड ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आपने याद होगा ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था इम्बाइबेशन, और आपने इम्बाइबेशन यही पढ़ा था कि प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होती है वो अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो वाटर जो होता है वो सेल वॉल टू सेल वॉल जाता है एंड देन अल्टीमेटली वो ऊपर तक चला जाता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो स्टूडेंट वो जो कंपोनेंट है सेल वॉल का जो कि उसको वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जिसके पास हाई एफिनिटी फॉर वाटर होती है दैट इज सेलुलोज। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ 3 राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल मैसेंजर RNA at different points then how many similar proteins will be formed? Option A 1, option B 2, option C 3 and option D no similar protein. अब स्टूडेंट आपने ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है, जो मैसेंजर RNA होता है उसके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन का ही मैसेज होता है। ऐसा नहीं है कि एक मैसेंजर RNA के पास 5-6 प्रोटीन बनाने के मैसेज हैं। एक मैसेंजर RNA जो होता है वो DNA से बनता है, ऐसे ही है। अब वो जो DNA होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर मैसेंजर RNA बनाते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया
कि जो मैसेंजर आरएनए है, एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके पास एक ही प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अब उसके ऊपर 10 राइबोसोम लगे, उसके ऊपर 50 राइबोसोम लगे, उसके ऊपर 3 राइबोसोम्स लगे, वो एक ही सिमिलर प्रोटीन बनाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज ए, दैट इज 1. होप सो क्लियर द कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट पोजेस अ न्यूक्लियस। कह रहे कि इनमें से ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये पॉइंट अपनी बुक्स के अंदर लिख लेना। अब इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। ऑप्शन ए सीव ट्यूब सेल्स, ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सीव ट्यूब सेल्स जो कि फ्लोएम के अंदर होते हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया, इसके अंदर भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात अब आपने माइंड में रखनी है कि किन किन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट इन द सीव ट्यूब सेल्स और इन द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस हैव पोर्स। ऐसा ऑर्गेनेली जो कि डबल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर पोर्स भी होते हैं, सुराख होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब वो कौन सा ऑर्गेनेली वो हमने देखना है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन तो है लेकिन इसके ऊपर पोर्स नहीं होते। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन तो है बट सेम इसके ऊपर पोर्स नहीं होते। ऑप्शन सी न्यूक्लियस, यस ये डबल मेम्ब्रेन भी है और इसके ऊपर पोर्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी न्यूक्लियस ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो सारी बात है, वो ऑर्गेनेली तो थोड़ी है, वो तो एक स्ट्रक्चर है। सो द राइट आंसर हियर इज न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यस ये है फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ये भी फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस वो लिपिड्स की फॉर्मेशन तो करती है। ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, नो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये काम उसने अपने भाई को दिया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं किसी भी किस्म की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे कि इनमें से कौन सी चीज़ गलत है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब यहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं दी, रफ या स्मूथ, अब उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है और आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किन में होता है, हर नॉर्मल सेल के अंदर होता है या सिर्फ मसल सेल्स के अंदर होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है। ऑप्शन है द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस which are present in the muscles. Option B, the sarcoplasmic reticulum release calcium ions into the cytoplasm of the muscle cells. Yes, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तो वो जो कैल्शियम आयंस जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड होता है वो एक्चुअली में कहाँ से आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आता है। ऑप्शन सी, a change in membrane potential causes the sarcoplasmic reticulum to become more permeable to calcium ions. Yes, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जारी बात है जब एक्शन पोटेंशियल होता है तभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, तो ये परमेबल बनाता है कैल्शियम आयंस के लिए इसको। एंड ऑप्शन डी, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ब्लड सेल्स, ये गलत है। हमने अभी ये बात बोली है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच प्रेजेंट इन द मसल सेल्स, नॉट इन द रेड ब्लड सेल्स etc. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये फॉल्स है अबाउट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 27 है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब उसने आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सच्ची स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एक्सोन। कह रहे कि बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक्सोन के अंदर, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन बी, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एक्सोन, नहीं ये फॉल्स है। ऑप्शन सी, अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स, नहीं इन्होंने तो सिर्फ सेल बॉडी तक पैगाम देना होता है, नो। ऑप्शन डी, अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन डेंड्रॉन्स, नहीं एक ही बात है। तो ऑप्शन ए, a lot of mitochondria are present in axon, क्योंकि आपने पढ़ा था एक्सोप्लाज्म, the cytoplasm of the in the axons
रीजन ऑफ द न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को जो रिलीज करना होता है वो एक्सोन के टर्मिनल पार्ट से होना होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो उसके किन प्रोसेसेस में उसकी हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ए, बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स की माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ही डील कर रहे होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल भी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो इस तरह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी ऑल ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेंक्रियास प्रोड्यूसेस सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स यस दैट हेल्प इन डाइजेशन, उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं बिल्कुल। दीज ग्रैन्यूल्स आफ्टर पासिंग थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये ग्रैन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होते हैं, आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, और ये पिंच्ड ऑफ होते हैं कहाँ से, मतलब पैक होते हैं कहाँ से, गोल्जी ऑपरेटस से। ऑप्शन ए फॉर्मिंग फेज, ऑप्शन बी मैच्योरिंग फेज, ऑप्शन सी एनी ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि गोल्जी का काम क्या होता है, पैकिंग ऑफ द सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट, सही है। तो ये जो मैच्योरिंग फेज होता है इसके अंदर क्या होता है, पिंच्ड ऑफ होता है वेसिकल्स का। तो जो ऑप्शन बी है मैच्योरिंग फेज, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पैक हो चुका होता है एंड देन इट इज रेडी फॉर द ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, शेप ऑफ मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस। कह रहे कि जो मैच्योरिंग फेज की शेप होती है वो किस तरह की होती है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, एक होता है फॉर्मिंग फेज जो कि कन्वेक्स होता है, एक होता है मैच्योरिंग फेज जो कि क्या होता है, कनकेव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, बाइकनकेव, कन्वेक्स, स्फेरिकल या कनकेव। तो स्टूडेंट जो फॉर्मिंग फेज होता है दैट इज कन्वेक्स और जो मैच्योरिंग फेज होता है दैट इज कनकेव। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, द सेल्स विच लैक लाइसोसोम्स वुड हैव डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि एक ऐसे सेल्स जिनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होता उन्हें किस चीज़ में मुश्किल होती है। ऑप्शन ए डाइजेस्टिंग फूड के अंदर, ऑप्शन बी मूविंग साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑप्शन सी प्रोटीन पैकिंग के अंदर या ऑप्शन डी स्टोरेज ऑफ एनर्जी के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगोसाइटोसिस। तो उनका ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड के साथ होता है। तो अगर किसी सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली उस सेल्स को डिफिकल्टी होगी कि इस चीज़ के अंदर डाइजेस्टिंग फूड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके का जो मेन काम है वो फेगोसाइटोसिस है, बाहर से आने वाले मटेरियल्स को इनगल्फ करना या अपने ही सेल्स के जो ओल्ड या डेड ऑर्गेनेलिज होते हैं उन्हें इनगल्फ करना। सो इफ अ सेल लैक ऑफ लाइसोसोम्स तो डेफिनेटली इट फील डिफिकल्टी इन द डाइजेस्टिंग फूड। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास 31 का दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि इन्वॉल्व है इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की रिलीज में इन्वॉल्व है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये बात तो हम जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर और इसी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो ऑर्गेनेली जो इन्वॉल्व होगी इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन वो कौन सी होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया एग्जाम्स के अंदर कि जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी एलियोप्लास्ट, ऑप्शन सी साइटोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी अमाइलोप्लास्ट। तो स्टूडेंट जो वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होती है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, which combination of organelles is usually present in both animals and plant cells। कह रहे कि आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपने ये बताना है कि इन
ऑप्शंस के अंदर जो ऑर्गेनेलिज दिए गए आपको वो ऐसे कौन सा ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं? ऑप्शन है गोल्जी ऑपरेटस, प्लास्टिड्स, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो छोड़ दो इसको। ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ये तो पहले ही निकल गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स एनिमल्स के अंदर होते हैं बट प्लांट्स के अंदर नहीं होते, तो ऑप्शन डी बचा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ये ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी होते हैं, तो इसलिए से जो ऑप्शन डी है दैट इज मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है अनलाइक यूकैरियोट्स, कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स की तरह प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। कह रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। हाउ देन आर प्रोकैरियोट्स एबल टू जनरेट एनर्जी, तो फिर प्रोकैरियोट्स अपनी एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, यस। तो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो इसलिए से उनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, यस। तो फिर वो अपनी एनर्जी कैसे जनरेट करेंगे? हम तो ये बात कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर सर्वाइव करना है तो दे नीड एटीपी, बट अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर वो कैसे एटीपी ऑब्टेन करेगा, कैसे एनर्जी को जनरेट करेगा? अब आपके ऑप्शंस क्या हैं? प्रोकैरियोट्स डू नॉट जनरेट एनर्जी, ऐसा तो नहीं है भाई, वो मर जाएगा वो तो। प्रोकैरियोट्स प्रोड्यूस एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस, नहीं, एटीपी नहीं प्रोड्यूस करता। प्रोकैरियोट्स हैव स्पेशलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोट्स जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। अगर आपको प्रोकैरियोट्स वाला पोर्शन याद हो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लाइन याद हो, तो आपने ये बात पढ़ी थी कि जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, देन वो अपनी एनर्जी को कैसे जनरेट करते हैं? वो अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रेस्पिरेटरी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसकी मदद से वो प्रोटॉन्स को पंप्स करते हैं और एटीपी जनरेट करवाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब एन इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब कर रही है इनकरेक्ट डिफरेंस को प्लांट्स और बैक्टीरियल सेल्स के बीच में? ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल्स हैव 70s राइबोसोम whereas plant cells have 80s राइबोसोम, यस, ये तो ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड बाय बाइनरी फिशन whereas plant cells divide by mitosis, ये भी ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन while plant cells have, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यस। के ऊपर दिए गए सारी स्टेटमेंट जो है ये प्लांट और बैक्टीरियल सेल दोनों में सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी जो है ये नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है According to fluid mosaic model, the plasma membrane is composed of which of the following? कह रहे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड, यस। ऑप्शन बी इंट्रिंसिक प्रोटीन, यस। ऑप्शन सी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यस। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस दैट इज मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस दैट इज मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कह रहे कि आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए गए बताओ इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का सबसे फेवरेबल सब्सटेंस है। ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट्स होते ही नहीं अभी। ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक फैट्स, यस, हाइड्रोफोबिक फैट्स होते हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग अगर सोचा जाए तो ऑप्शन बी जो है हाइड्रोफोबिक फैट्स दैट इज मोर फेवरेबल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी है ब्रेन स्टेम एंड ऑप्शन डी है स्पाइनल नर्व्स। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, CNS एंड PNS। CNS में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड PNS के अंदर क्या आता है?
नर्वस न्यूरॉन्स वगैरह आती हैं, नर्व्स वगैरह आती हैं जो कि हमारे पेरिफेरीज में है, मतलब उसके अंदर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक सिस्टम वगैरह आता है सारा। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स आती हैं उसके अंदर सारी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है उसके अंदर सारा। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है स्पाइनल नर्व्स, ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 39 का, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉजेस, कह रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कॉज करता है। ऑप्शन ए डाइजेशन ऑफ फूड, ऑप्शन बी एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, ऑप्शन सी हाई मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी रैपिड मसल्स मूवमेंट। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के बारे में आपने पढ़ा था कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एक्टिवेट होता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। तो सिंपैथेटिक के अंदर तो हमारी हर बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हार्ट बीट है, हमारा जो रिस्पायरेशन है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं सिवाय डाइजेशन की। बट जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर हमारा डाइजेशन रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बाकी सारी चीज़ें बिलो होती हैं, नॉर्मल होती हैं या बिलो द नॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक कॉजेज, बाकी अगर तीनों ऑप्शन देखे जाएँ, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट ये सिंपैथेटिक में होती है, हाई मेटाबॉलिज्म ये भी सिंपैथेटिक में होता है, रैपिड मसल्स मूवमेंट ये भी सिंपैथेटिक में होता है। बट जो हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड है, अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारे पास किस में होता है, पैरासिम्पैथेटिक में होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा हमें नींद आ रही होती है उसके बाद, वो इसीलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ क्या, फूड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 41 है द अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द CNS इज कॉल्ड। कह रहे कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ऑप्शन बी गैमा लिनोलोइक एसिड, ऑप्शन सी गैमा अमाइनो बाइट्रिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो मोस्ट अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे CNS के अंदर पाया जाता है दैट इज गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है द मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनैप्स दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। कह रहे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता है, ये एक ऐसा MCQ है जो कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। कह रहे कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड होता है, बाहर वाली साइड पे होता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है एड्रीनालिन, ऑप्शन बी सीरोटोनिन, ऑप्शन सी डोपामीन एंड ऑप्शन डी एसिटाइलकोलिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है ये हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कह रहा है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि हार्मोन्स को अगर केमिकली क्लासीफाइड किया जाए तो ये 4 तरह के होते हैं, प्रोटीन बेस्ड, अमाइनो एसिड बेस्ड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, और हमारे पास कौन से होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन बेस्ड होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो इनमें से जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ADH, हमें पता है स्टूडेंट्स ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, इट इज़ अ प्रोटीन, इट इज़ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज़ मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज़ लिपोप्रोटीन। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको ADH भी कहते हैं, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, दिस इज प्रोटीन हार्मोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हेन वैसोप्रेसिन इज नॉट सिक्रेटेड। कह रहे हैं कि जब वैसोप्रेसिन सिक्रीट नहीं होता, द कंडीशन दैट अकर्स इज कॉल्ड। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया स्टूडेंट्स के वैसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड ADH एंड ADH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर वैसोप्रेसिन सिक्रीट नहीं होगा तो हम जानते हैं कि इसका काम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी जिसकी वजह से हमें इंक्रीज या एक्सेस डाइल्यूट यूरिन आएगा और बार बार आएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, ऑप्शंस देखते हैं, एक्रोमेगाली, डायबिटीज़ मेलाइटस, डिवार्फिज्म या डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर वैसोप्रेसिन या ADH की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस।
लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। दोनों डायबिटीज़ हैं क्योंकि दोनों के अंदर यूरिनेशन ज़्यादा होती है। एक में यूरिनेशन ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है उससे सिक्रीट करने के लिए, और एक के अंदर यूरिनेशन ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, एक्सेस वाटर को लॉस, जो वाटर होता है वो यूरिन के जरिए लॉस हो रहा था, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, डायबिटीज इंसिपिडिस। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोर्टिसोल ब्रिंग्स about an increase in blood glucose level mainly by its production from protein and। स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्लूकागोन है जो कि पैंक्रियाज से आता है उसका काम होता है ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ऐसे ही है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे? एक तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड, ये भी हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन को क्या कर देगा, ब्रेक कर रहा होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ग्लूकागोन, ऑप्शन ग्लाइकोजन सॉरी, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो कोर्टिसोल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली बाय इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन एंड ग्लूकागोन। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होगा ये किसको ब्रेक करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको याद होगा आपने पढ़ा था जो कॉर्टिसोल्स होते हैं दैट आर ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनवेलोकोर्टिकॉइड एंड एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन फीमेल्स टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स में से पूछ रहे हैं ग्रुप के अंदर कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। देखिए बेटा यहाँ पे पूछा कि इन फीमेल टेस्टोस्टेरॉन, पहले ये सोचो कि फीमेल का टेस्टोस्टेरॉन कौन सा हो सकता है। फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन तो होता है लेकिन उससे मिमिक कौन हो सकता है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपने एंड्रोजन हार्मोन पढ़ा था, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एंड्रोजन हार्मोन, और आपने ये भी पढ़ा था कि एंड्रोजन हार्मोन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर डेवलप करता है। तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरॉन भी तो यही काम करता है ना, मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बिल्डअप करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। तो इसका मतलब हुआ कि फीमेल का जो टेस्टोस्टेरॉन है एक तो ओरिजिनली है और उससे मिमिक कौन कर रहा होता है, एंड्रोजन कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन फीमेल टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ग्रेफिन फॉलिकल से होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है, एड्रीनल मेडुला से होता है या नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन आता है और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, इट इज नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ये करते हैं, एस्ट्रोजन, ये भी प्लेसेंटा सिक्रेट कर रहा होता है, सी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी कर रहा होता है, एंड ऑप्शन डी एलएच। एलएच की बात करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास एक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा होता है और ये हमें पता है कि ओवुलेशन कॉज कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज एलएच एंड इट इज नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। कह रहे कि इनमें से कौन सा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैक्सिमम एमडी कैट में ये रिपीट होता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी एफएसएच एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो स्टूडेंट जो एस्ट्रोजन है ये हमारे पास ओवरीज से आता है, ये प्लेसेंटा को सिक्रेट करता है, तो हमारे पास एस्ट्रोजन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन नहीं है। बाकी एलएच भी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, एफएसएच भी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है और प्रोलैक्टिन भी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। सो द ऑप्शन ए एस्ट्रोजन इज नॉट अ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 49 है, थाइमस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कह रहे कि जो थाइमस होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, कहाँ पे। ऑप्शन ए इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, नो, इन द मीडियास्टिनम, इन द अपर थोरैक्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। स्टूडेंट जो थाइमस है ना ये ग्लैंड है लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, लिम्फ ग्लैंड है ये। अब जो थाइमस है ये हमारे पास कहाँ भी होता है, ये हमारे पास इन द मीडियास्टिनम
ऑफ द अपर थॉरैक्स। जो हमारा अपर थॉरैक्स होता है, जो हमारा थोरैसिक रीजन है, उसके अंदर जो मीडियोस्टिनम एक जगह है, मीडियोस्टिनम कैविटी के अंदर, मीडियोस्टिनम कैविटी कौन सी मैंने बताई थी, जो लंग्स के बिटवीन में कैविटी, दैट इज कॉल्ड मीडियोस्टिनम कैविटी। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, थाइमस होता है। मतलब हमारा ये समझ लो कि जो चेस्ट है, चेस्ट का जो ऊपर वाला रीजन होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, थाइमस मौजूद होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क्स आर। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, हेमीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं ये हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक होती हैं, मतलब उसके अंदर न्यूरॉन्स की बहुत से जंक्शंस बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व रूट्स आर रैप्ड विद इन 3 लेयर्स कॉर्ड। कह रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो उसकी स्पाइनल नर्व रूट्स होती हैं, रूट्स की बात की है, नर्व्स की बात नहीं की, ये रैप्ड होती हैं 3 लेयर्स। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी मेनिंजेस, ऑप्शन सी साइनैप्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व रूट्स होते हैं, दे आर कवर्ड बाय अ 3 लेयर दैट आर कॉल्ड मेनिंजेस एंड दीज मेनिंजेस आल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्लियर? और आपको पता है इन मेनिंजेस के नाम क्या होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एराक्रोइड मैटर। सो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल रूट होता है वो क्या है? ऑप्शन ए सेंसरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी मिक्स्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट जो डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमेशा सेंसरी होता है और जो वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमेशा मोटर होता है। तो इसलिए आपसे जो क्वेश्चन नंबर 52 है कि डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो हमारे पास क्या होगा, सेंसरी होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर। कह रहे हैं कि जो स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनके अंदर 31 पेयर्स होते हैं। 31 लेफ्ट साइड पे, 31 राइट साइड पे, टोटल 62 और उसको पेयर्स फॉर्म में देखा जाए तो 31। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, रेगुलेशन ऑफ डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी ब्लड वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड ऑप्शन डी सर्कैडियन रिदम्स एंड इमोशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस का। तो स्टूडेंट्स जो हम जानते हैं कि जो सर्कैडियन रिदम्स एंड इमोशंस हैं ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे पास एमिग्डाला के कंट्रोल में होते हैं। इमोशंस, फियर, रेज, सेक्सुअली इमोशंस, ये सारे के सारे एमिग्डाला डील करते हैं, ये हाइपोथैलेमस डील नहीं करता। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है सर्कैडियन रिदम्स एंड इमोशन, these are not a function of hypothalamus. Question number 55 है, the part of forebrain which lies below the cerebrum is। कह रहा है कि फोरब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सेरिब्रम के नीचे होता है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है थैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिबैलम एंड ऑप्शन डी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो सेरिब्रम है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। व्हेनेवर वी सी द ब्रेन तो हमें जो पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा और कन्वोलेटेड नज़र आ रहा होता है दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे क्या होता है? थैलेमस, और इस थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन बी, दैट इज थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 56 है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन which control the intelligence, emotions and skeletal muscles is defined as। कहने के फोरब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो कि क्या कंट्रोल कर रहा होता है? इंटेलिजेंस को, आपकी जो अक्लमंदी है, आपकी इमोशंस, आपके जज्बात को और आपकी मसल्स की मूवमेंट को, वो कौन सा है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरिबैलम एंड ऑप्शन डी सेरिब्रम। अभी मैं ऊपर डिस्कस करके आया हूँ जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो सेरिब्रम है, और डेफिनेटली जो सेरिब्रम है ये फोरब्रेन के अंदर आता है और ये इंटेलिजेंस, इमोशंस और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल भी कर रहा होता है। सो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका जो राइट आंसर हमारे पास है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 57 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। ऑप्शन ए मेड्यूला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, जो लर्निंग के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक रीजन है दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा लर्निंग के लिहाज से जो ब्रेन का पार्ट है वो कौन सा है, हिप्पोकैम्पस है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। कह रहे कि ये एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन एंड ऑप्शन डी लिम्बिक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मिड ब्रेन होता है ये एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर और ये जोड़ता है किस को, फोर ब्रेन को और किसको, हाइंड ब्रेन को एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 58 का वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का नहीं है। ऑप्शन ए ब्रीदिंग, ऑप्शन बी स्वॉलोइंग, ऑप्शन सी कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन डी हार्ट बीट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जिनमें ब्रीदिंग भी आता है, स्वॉलोइंग भी आता है, हार्ट बीट भी आता है। लेकिन जो कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का नहीं है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी होगा हमारे पास दैट इज क्या करेक्ट आंसर, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है बट ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में कनेक्शन नहीं करवा रहा होता। क्वेश्चन नंबर 60 है, द कंपोजिशन ऑफ ब्रेन स्टेम इज। कह रहे हैं कि जो ब्रेन स्टेम होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, एक्सोन्स, वर्टिब्रा, नो। सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, नो। मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन एंड ऑप्शन डी है थैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उम्मीद है कि इस साल ये एमडी कैट के अंदर आएगा कि जो ब्रेन स्टेम है वो किससे बनी होती है, वो मिड ब्रेन से बनी होती है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से बनी होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच लोब इज इन्वॉल्व्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्पीच, म्यूजिकल रिदम एंड सम डिग्री ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा लोब है ब्रेन का जो कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, स्पीच के अंदर बोलने में इन्वॉल्व होता है, म्यूजिकल रिदम में इन्वॉल्व होता है एंड सम डिग्री ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी पैरेटल, ऑप्शन सी टेम्पोरल एंड ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल रीजन ये इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, स्पीच के अंदर, म्यूजिकल रिदम के अंदर और सम डिग्री ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन के अंदर। तो ऑप्शन सी टेम्पोरल रीजन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन स्लीप एंड अवेकनिंग। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि स्लीप और अवेकिंग के अंदर मतलब सोने और जागने में इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी ब्रेन स्टेम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारा जो स्लीप एंड अवेकिंग साइकिल है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है हमारे पास दैट इज मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स द सेरिब्रम विद स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी ब्रेन स्टेम। तो स्टूडेंट्स जो ब्रेन स्टेम है ये हमारे पास वो पार्ट है, क्योंकि ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा की जब एक्सटेंशन होती है, जब वो नीचे आता है, जब वो फोरामन मैग्नम से निकलता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। तो इस लिहाज से जो सेरिब्रम और किसको स्पाइनल कॉर्ड को जो चीज़ जोड़ी है वो हमारे पास क्या है, वो ब्रेन स्टेम होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच पार्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फोर ब्रेन। कह रहे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फोर ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी इनफंडिबुलम, ऑप्शन सी कॉर्पस कलोजम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम पार्ट है और सेरिब्रम के अंदर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर डिफरेंट इनफोल्डिंग्स है।
जिन्हें हम गायराई और सल्कस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो फोल्डिंग्स होती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ये क्या करती हैं, ये फोरब्रेन के रीजन्स को क्या कर देती हैं, इंक्रीज। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम का जो आउटर रीजन होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिप्रेशंस और एलिवेशंस होती हैं जिन्हें हम सल्कस और गायराई कहते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फोरब्रेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन एंड इन। कह रहे कि जो एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं ये कहाँ जाके एंड होती हैं। ऑप्शन ए माइलिन शीथ, नो। ऑप्शन बी डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट एक्सॉन, नो। ऑप्शन सी साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड ऑप्शन डी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं एक्सॉन्स की ये हमारे पास एंड होती हैं कहाँ पे जाके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाके एंड होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है रेस्टिंग पोटेंशियल इन नर्व सेल्स इज मेंटेन बाय। कह रहे कि जो हमारे पास नर्व सेल्स होता है उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम पंप्स, ऑप्शन बी पोटाशियम पंप्स, ऑप्शन सी कैल्शियम पंप्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो पंप से तो मेंटेन ही नहीं किया जाता, वो तो चैनल से किया जाता है, सोडियम एंड पोटाशियम आयन से किया जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन अंडर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कह रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो न्यूरॉन होती है उसकी क्या कंडीशन होती है। ऑप्शन ए इनर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, ऑप्शन बी both of these surfaces are equally positive, option C outer surface of neuron is more positive and option D all of these। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है वो पॉजिटिव होता है, इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है तो पोलराइजेशन हो जाती है, मतलब ये जो आयंस हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से RMP किसमें कन्वर्ट हो जाता है, AMP के अंदर। तो हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके अंदर क्या होता है कि आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव एंड इनर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर नेगेटिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज। कह रहे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है। ऑप्शन ए -80 मिलीवॉल्ट, ऑप्शन बी -70 मिलीवॉल्ट, ऑप्शन सी 50 मिलीवॉल्ट एंड ऑप्शन डी -85 मिलीवॉल्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -70 मिलीवॉल्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इम्पल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, व्हाट इज दिस ट्रांसमिशन कॉल्ड। कह रहे हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो जंप करती हुई जाती हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो इस तरह की ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए माइलिनेटेड इम्पल्स, ऑप्शन बी जंपिंग इम्पल्स, ऑप्शन सी सॉल्टेटरी इम्पल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस तरह की जो इम्पल्स होती है दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी इम्पल्स। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी होगा हमारे पास दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है नर्व सेल्स ट्रांसमिट मैसेजेस फास्टर व्हेन दे हैव। कह रहे कि जब वो कहता है कौन सी नर्व सेल जो है वो मैसेज को फास्टर ट्रांसमिट करती है। ऑप्शन ए जब उसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ऑप्शन बी माइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं, ऑप्शन बी जब उसके बाद नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं और ऑप्शन डी मैनी जीन्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि वो नर्व जिसके एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है उसके ऊपर जो इम्पल्स होती है उसको जंप करके जाना पड़ता है, इस वजह से उसकी जो कंडक्टिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी माइलिनेटेड एक्सोन। क्वेश्चन नंबर 71 है स्टिमुलस ऑफ डीप प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय। ऑप्शन ए पैसिनियन कार्पसल्स, ऑप्शन बी पैरोज एंड बल्ब्स, ऑप्शन सी मेजनर कार्पसल्स एंड ऑप्शन डी मार्कल्स एंडिंग। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे स्किन के अंदर ये मौजूद होते हैं, एक होते हैं मेजनर कार्पसल्स और एक होते हैं पैसिनियन कार्पसल्स। जो डीप प्रेशर को डिटेक्ट करता है वो पैसिनियन कार्पसल है और जो सुपरफिशियल टच को डिटेक्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजनर कार्पसल्स है। तो यहाँ पे उसने डीप प्रेशर के बारे में पूछा है, सो ऑप्शन ए पैसिनियन कार्पसल्स ये हमारे पास राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 72 है, दे नॉट ओनली कंडक्ट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन इज इनकरेक्ट। कह रहे कि न्यूरॉन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, दे नॉट ओनली कंडक्ट इम्पल्स बट आल्सो जनरेट देम। ऑप्शन बी, they are not the only cellular component of nervous system. Option C, they may show limited regenerative capabilities. And option D, like all the living cells, when they mature and divide to form similar cells. तो स्टूडेंट इन चारों स्टेटमेंट में से जो ऑप्शन डी है कि ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं दूसरे सेल्स की तरह, ये गलत है। बाकी सारी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये दूसरे सेल्स की तरह खुद को डिवाइड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है पॉजिटिव फीडबैक की। ऑप्शन है, अ फॉरेस्ट फायर स्लोली एक्सपैंड आउटवर्ड विच प्रोवाइड इट विद इवन मोर फ्यूल टू बर्न। पॉजिटिव है, बर्ड है, दोनों चीज़ें। During childbirth, oxytocin creates stimulus which causes the hypothalamus to release more oxytocin. Yes, positive feedback. Option C, as more buffalo begins to run in a herd, the overall level of panic may increase. Yes, positive feedback. Option D, as the blood calcium level increase, the parathyroid hormone is reduced. Yes, this is a negative feedback. So option D is a negative feedback. Remaining all A, B and C are एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वन ऑफ दीज प्रोसेस डज नॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि ह्यूमंस के अंदर नहीं होता नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के रिजल्ट में। ऑप्शन ए, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैंक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। Option B, secretion of oxytocin in response to dilation of cervix during birth, ये होता है पॉजिटिव। ऑप्शन सी, secretion of glucagon by pancreas in response to decreased blood glucose concentration। and option D, all of the above। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन बी है, secretion of oxytocin in response to dilation of cervix during childbirth। क्योंकि आपको पता है कि जितनी हमारे पास ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा आएगा उतना ही डायलेशन ऑफ सर्विक्स ज़्यादा होगी, उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी जो है, इट प्रेजेंट पॉजिटिव फीडबैक, दिस नॉट हैपन इन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ MCQs थे। आपने टेस्ट 2 के अंदर इसको इन्हें अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा और आपको अब इनकी कीज़ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल गई है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और स्टूडेंट नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो है वो संडे को होगा, जिसका जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है। साथ ही साथ हमारे पास उसके अंदर प्रोकैरियोट्स एंड प्लस हमारे पास डाइवर्सिटी इन एनिमल्स मतलब किंगडम एनिमलिया भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स आपने उस टेस्ट के लिए भी अपने आप को रेडी करना है और इस टेस्ट को आपने एक एक लफ्ज़ इसका सुना होगा होप्स और आपको समझ भी आया होगा। अपने नियर बाय डिजर्विंग स्टूडेंट्स को आप रेफ़र करें ताकि कोई बच्चा अगर आपकी मदद से पढ़ ले, पास हो जाए तो आपके लिए खुद के लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बायोलॉजी इन सेकंड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।